इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन है वो है इन कैलकुलेटिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर क्या डिस्कस किया था कि एक सोल्यूट है जिसकी अमाउंट कम है, ठीक है, वो अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट जिनके अंदर वो दोनों के अंदर क्या है वो सोल्यूबल है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, अगर सोल्यूट की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाए कि वे देखो वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो कंडीशन है वो क्या अमाउंट कम ही रहनी चाहिए, लेकिन इतनी अमाउंट हो जाए कि वो सैचुरेशन सॉल्यूशन बन जाए उस सोल्यूट का उन दोनों के अंदर, तो आप उस कंसंट्रेशन को सोल्यूबिलिटी लिख सकते हो। क्योंकि सोल्यूबिलिटी होती क्या है कि जब किसी भी हम कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है, उसको हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं उसकी। तो सेम यहाँ पे तो हम कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्यूबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पता हो और एक की सोल्यूबिलिटी पता हो तो हम दूसरे की यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी कि इसका यूज कर सकते हैं हम कर सकते हैं सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए। एक ये एप्लीकेशन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो आएगी वो आगे आएंगी। इम्पोर्टेंट हमारी जो पहली है ये है कि किसी भी, जैसे कि हमने बात की थी, मान लीजिए सोल्यूट क्या करता है, एसोसिएशन कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है किसी भी एक सॉल्वेंट के साथ। जैसे कि आपके पास दो सॉल्वेंट हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम उसकी एक्सटेंट निकालेंगे कि कितने एक्सटेंट तक वो एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। जैसे कि हमारा एसोसिएशन के केस में हमने फॉर्मूले का जिक्र किया था कि C1 में वो एज इट इज़ रहता है, C2 में वो कंबाइन हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। उस टाइम ये फॉर्मूला आया था। डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास ये फॉर्मूला आया था कि किसी एक सॉल्वेंट में वो क्या हो रहा हो, डिसोसिएट हो रहा हो। ठीक है, तो एसोसिएशन में हम N की वैल्यू निकालना चाहें, जिसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या है कि हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए C1 और C2 की वैल्यू होती है। मान लीजिए आपने 4 एक्सपेरिमेंट किए, चारों एक्सपेरिमेंट के लिए C1 और C2 की वैल्यू आपके पास आ गई हैं, अलग अलग वैल्यू, 4 वैल्यू C1 की, 4 वैल्यू C2 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो चारों वैल्यू पुट करके रखेंगे N की कांस्टेंट वैल्यू के लिए। जैसे कि N की 2 वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, और फिर C1 CO2 की जो 4 वैल्यू आई हों, चारों वैल्यू को N की 2 वैल्यू के लिए एक बार रख के देखेंगे। अगर K की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो इसका मतलब हमारा N की वैल्यू वही मिलेगी जो कि K की वैल्यू हमें कांस्टेंट देती हो। दोबारा से बताता हूँ, हमारे पास मान लीजिए 4 एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें चारों में हमने C1 C2 की अलग अलग वैल्यू आ गई हमारे पास। इस फॉर्मूले में पुट किया N की एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए। जैसे N की वैल्यू 2 रख ली, C1 C2 की चारों वैल्यू हमने एक साथ रखते जाएंगे। जो मान लीजिए कांस्टेंट आ गई तो N की वही वैल्यू होगी। अगर कांस्टेंट नहीं आती K की वैल्यू तो हम N की वैल्यू 3 के लिए सेम चारों वैल्यू अलग अलग पुट करके देखेंगे। अगर उसके K की वैल्यू सेम आती है चारों बार तो हमारा N की वैल्यू वही रहेगी, एक्सटेंट हमारी वही रहेगी। ऐसे हम 4 के लिए भी कर सकते हैं अगर N की वैल्यू 3 के लिए नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि N की जो वैल्यू C1 C2 के चारों वैल्यू पुट करने के बाद K की वैल्यू 4 बार कांस्टेंट आ रही है जिसमें, तो वही N की वैल्यू हमारी क्या देगी, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन देगी। ये तो था हीट एंड ट्रायल मेथड। उसके बाद हमारे पास है लॉगरिथमिक मेथड। लॉगरिथमिक मेथड में क्या है कि ये nth रूट है, इसको मैं 1/n भी लिख सकता हूँ। अंडर रूट nth कर दो, पावर कर दो, या फिर उसकी 1/nth पावर कर दो, दोनों सेम है। इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा, लॉगरिथम दोनों में साइड में अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कि लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद पावर को आगे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और ऊपर भी, तो ये पावर आगे आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं C1 C2 में 2 सेट लेता हूँ। मान लीजिए 2 एक्सपेरिमेंट की, जैसे कि ऊपर 4 एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट की मैं बात लेके चलूँ तो एक ही में एक्सपेरिमेंट में C1 C2 वैल्यू आ रही है, दूसरे में C1 डैश C2 डैश वैल्यू आ रही है। दोनों की वैल्यू मैं पुट कर दूँ, फिर 1 में से मैं दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास ये सिचुएशन बनती है, ये आ गई जो। ठीक है, यहाँ से इस 1/n कॉमन आ जाएगा, इस को मैं परली साइड ले जाऊँगा तो मेरे पास जो N की वैल्यू है ना, सॉल्व करके N को इस साइड ले जाऊँ, इसको इस साइड ले जाऊँ, N को इस साइड
और इस पूरे टर्म को इसके नीचे चला जाए, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि आपके पास 2 एक्सपेरिमेंट है, दोनों के लिए C1 C1 डैश C2 C2 डैश की वैल्यू है, तो उनका लॉग निकाल के यहाँ पे रख के आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सेम आप डिसोसिएशन के लिए कर सकते हैं। डिसोसिएशन का फॉर्मूला सिंपल होता है, वहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि एक तो ये है प्रिडिक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमारे पास आयोडीन का कल इसमें आयोडीन का एक्सपेरिमेंट का जिक्र कर रखा है कि आयोडीन ले रखा है किसके अंदर CS2 और वाटर, यानी कि 2 इमिसिबल सॉल्वेंट क्या है वहाँ पे, कार्बन डाइसल्फाइड है और वाटर है। आयोडीन आपका क्या है वहाँ पे सोल्यूट वर्क कर रहा है, एज ए सोल्यूट वर्क कर रहा है। तो आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट कलर, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी भी एक सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं, जैसे CS2 वाले, जैसे कि हम क्या करें कि I2 ले लिया हमने CS2 और वाटर के अंदर, तो दोनों में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो, ठीक है। उनमें से मान लीजिए हम CS2 वाला है, दोनों की लेयर अलग अलग मिलेगी, तो आप उनको इजीली सेपरेट कर सकते हो। मान लीजिए नीचे CS2 है, तो हम जैसे कि सेपरेटिंग फाइनल हमारी आती है लैब में, अगर आप कभी आओगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, लैब में है हमारे पास। तो उसमें से नीचे से निकाला जा सकता है एक लेयर को, एक लेयर ऊपर रह जाएगी, जैसे दूसरी एक लेयर नीचे निकल जाएगी, एक लेयर जो ऊपर है वो जैसे ही वो निकलनी स्टार्ट होगी नीचे से नोब को बंद कर दिया जाता है। तो CS2 आयोडीन इन CS2 को अलग से निकाला जा सकता है। तो उसका जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो आयोडीन का वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। तो हाइपो सॉल्यूशन से जब टाइट्रेशन की जाती है उसकी, तो उसको वॉयलेट कलर डिसअपियर होता है। यानी ये कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, वो एज ए इंडिकेटर भी वर्क कर सकता है, क्योंकि हमने टाइट्रेशन में देखा होगा कि हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ताकि हमें एंड पॉइंट पता चल जाए किसी भी टाइट्रेशन का। तो सेम यहाँ पे ये भी इंडिकेटर के रूप में काम कर सकता है।